हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो हमें ये तो पता ही है आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? जब कोई भी एटम है उसके लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब देखो, अब हम इसमें पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसका ट्रेंड क्या है। वैसे तो हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो उसका रीजन क्या है कि जो रेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा हमारा, बिल्कुल रेगुलरली इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रही, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? तो देखो, इसके 3 फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज का होने का मतलब है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, कि जो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बाहर निकालने के लिए। तो क्या होगा, अगर ये जेड अफेक्टिव इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होगी। सेकंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, इससे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर ये रिपेल करेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी। और थर्ड है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इसका रीजन भी दिया गया है 11th क्लास के चैप्टर 2 में। तो देखो, ये 3 फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे। अगर रेगुलर ये पूछे कि भाई क्या ट्रेंड क्या फॉलो करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब देखो, अगर मैं अलग अलग एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे देखो यहाँ पे केस दे रखे हैं 2। अगर ये कहे कि क्रोमियम और कॉपर में देखो तो इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ना वो रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही, वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या है? देखो, अगर मैं क्रोमियम की लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो होती है 3d5 4s1। अब इसमें से जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला क्या बन गया, 3d5, जो क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब जैसे ही यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल आया, ये पास इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। अब जैसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हुई तो ये क्या करेगा, ये आयनाइजेशन इंथैल्पी के लिए बहुत ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें मैंगनीज और जिंक की। अब देखो, मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2 और जिंक की है 3d10 4s2। अब इसमें देखो, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 बच जाएगा, यानी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये बन गया हाफ फील्ड। अब जैसे ये हाफ फील्ड बना, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई जिसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। ऐसे जिंक है, जिंक में भी क्या होगा, अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ से 3d10 में से निकालना पड़ेगा जो है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। और हमें पता है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स के पास भी क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। अगर हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी जो हमारे 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर है, अगर हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, फिर अगर हम चेक करें कि किसकी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो, जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी देखो, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा 4s2 में से, 4s सब शेल में से निकलेगा, तो वो तो सबकी फिल है। तो कहां पर कम आएगी? देखो, जहां पर 4s1 इलेक्ट्रॉन है ना, कहां कहां थे, क्रोमियम में और कॉपर में, इन्हें निकालना थोड़ा और इजी हो जाता है। तो यहां पर जो रेगुलरिटी है, यानी जितनी इंक्रीज हो रही है उससे थोड़ी सी कम इंक्रीज होगी। जब सेकंड की बात आएगी तो यहां पर एकदम से ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, कहां गया हमारा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनके पास क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे क्रोमियम की है 3d5 4s1, ऐसे इसकी क्या होगी, कॉपर की 3d10 4s1। अब देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे
तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस हमें याद रखने हैं। उसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है, वैसे हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी। ऐसे होना चाहिए, 3D की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद 4D की, फिर 5D की, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है, ट्रेंड क्या है, 4D की सबसे ज़्यादा है, फिर 3D की और फिर 4D की। अब इसका रीज़न क्या है, देखो जब हम 3D सीरीज़ की बात करते हैं वहाँ पे F ब्लॉक नहीं आता, F ऑर्बिटल्स नहीं है। 4D की सीरीज़ की बात करेंगे वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 5D की बात करते हैं तो 5D में क्या होता है, F ऑर्बिटल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो F ऑर्बिटल आते हैं तो वहाँ पर हमने कल भी बात करी थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। वहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब साइज डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक चीज़ और है, हमारी प्रोडिक्ट टेबल में देखेंगे ना हम, जैसे मान लो D ब्लॉक है, ऊपर वाले 2 ब्लॉक तो सिंपल है, लेकिन जैसे ही 3rd की बात आई यहाँ पे लेंथेनम दे रखा है, उसके बाद 57 से 71 तक गायब है, फिर 72 से स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ पर जो ये गैप आया है ना, इसकी वजह से भी क्या होगा, साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, वैसे 3D फिर 4D फिर 5D, लेकिन है क्या 5D फिर 3D सीरीज फिर 4D सीरीज। ठीक है, 5D सीरीज की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3D के, उसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4D सीरीज के। तो ये था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है क्या होती है, कि कोई भी एटम है वो किस स्टेट के अंदर जो स्टेबल होएगा, किस आयनिक स्टेट के अंदर स्टेबल होएगा, उसके बारे में बात करेंगे अब हम। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, यहां से कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अब उसका क्या रीजन है इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो देखो जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं हम, तो वो क्या होती है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, यही थी। अब जब यहाँ पर n-1d और ns ऑर्बिटल्स की बात करते हैं ना, तो n-1 और n-1d और ns ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए इन दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग के अंदर। अब दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे देखो इसमें हम बात करते हैं स्कैंडियम की। स्कैंडियम की होती है 3d14s2। ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है 2। उसके बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम की होती है 3d24s2। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा वो होती है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और मैक्सिमम कौन सी होगी, जो यहाँ पर आएंगे। अब देखो वैलेंस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। अब देखो इसमें 2 भी शो कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है। उसके बाद करते हैं वेनेडियम 3d34s2। ये क्या शो करेगा, 2 3 4 5 ऐसे शो करेगा। फिर क्रोमियम 3d5 4s1। ठीक है, अब क्रोमियम में क्या होगा, देखो ये कितनी शो करेगा, 2 3 4 5 6 तक शो करेगा। ये करेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है मैक्सिमम और 2 मिनिमम होती है इनकी। उसके बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज की क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। अब ये क्या शो करेगा, 2 3 4 5 6 7 तक, यानी मैक्सिमम शो कर कितने कर हैं, 7। उसके बाद आयरन, आयरन की होगी 3d6 4s2। अब ये शो करता है, देखो ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसको मैं अगर खोल के बताऊं तो ये ऐसे होगा। 5 1 6 और ये हो गया 4s। अब देखो ये 2 करेगा 3 4, तो देखो ये जो करेगा 2 3 और 4, इस तरह से शो करता है। उसके बाद आयरन के बाद कोबाल्ट आएगा, वो भी ऐसे। अब जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली गई, अब धीरे धीरे क्या होएगा, वो घटती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जितने 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो है मिनिमम, वो 2 ही होगी, 1 नहीं लिखनी है, 2 होगी। और मैक्सिमम कितने होंगे, जो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऐड कर दो। ठीक है, अब कोबाल्ट में क्या आएगा 3d7 4s2। अब इसके अंदर क्या आएगा 2 3 4 यही आएंगी। बाकी देखो आपकी बुक में भी दे रखी है सारी की सारी, ये देखो
जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारा स्कैंडियम की 3 है, टाइटेनियम 2, 3 और 4 है, वेनेडियम 2, 3, 4, 5, क्रोमियम 2, 3, 4, 5, 6, मैग्नीज 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे देखो 2, 3, 4 और 6 तक है। अब देखो ये 6 तक कहाँ से आई है? आयरन की जब हम बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर ये है, 3, 4, 5 और 6, यानी मैक्सिमम 6 तक ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगी यहाँ पे। अब कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट में क्या होएगा? यहाँ पे देखो अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, अब ये 2, 3, 4, 5 तक आएगा। ठीक है, कहाँ तक आएगी? 2 से लेके 5 तक आएगी। फिर निकल की बात करेंगे तो उसकी हो जाएगी 3d8 4s2। अब उसमें क्या आएगी? 3d8, यानी ये एक और फिल हो गया, तो अब इसकी होएगी 2, 3 और 4। फिर कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। अब इसकी होती है 2, 1 भी होती है, क्योंकि कुछ केसेस में हमें मिलेगी 1 और कुछ केसेस में मिलेगी 2। और बाद में आता है हमारा जिंक। अब जिंक देखो, जिंक है 3d10 4s2। अब इसकी सिर्फ एक ही है जो क्या है +2। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है वो देखो, यहाँ से याद रखने वाले पॉइंट क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं कर रहा? स्कैंडियम, जिंक, क्योंकि स्कैंडियम भी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है जो है +3, जिंक भी एक ही शो कर रहा है जो है +2। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? मैंगनीज की, जो क्या है +7। उसके बाद किसकी आएगी? +6। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। मिनिमम लेते हैं हम 2 सिर्फ कॉपर को छोड़ के, और मैक्सिमम क्या होगी? जितने इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी n-1d के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे उसकी मैक्सिमम, और मिनिमम होएगी 2। ठीक है, एक्सेप्ट कॉपर में 1 भी होती है। ठीक है, और रीजन क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, उसका रीजन है जो एनर्जी डिफरेंस है n-1d ऑर्बिटल्स एंड ns ऑर्बिटल वो काफी कम है, जिसकी वजह से इन दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग के अंदर, और यही रीजन है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।